जैसा कि ये जो टॉपिक है आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें हमने कई सारे वीडियोस देखे और धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं। और जो पिछला वीडियो था स्टूडेंट, उसमें हमने देखा था कि हिटलर किस तरह से पावर में आया। 1932 में इलेक्शन हुए जिसमें वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा, 37% उसको वोट आए थे और धीरे धीरे वो पॉलिटिकल रूप से स्ट्रांग हो रहे थे। जर्मनी में लोगों को, उसको जर्मनी के लोग थे उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। रीजन एक ही था, हिटलर का प्रोपेगेंडा। हमने देखा कि किस तरह से हिटलर जर्मनी के लोगों से ये प्रॉमिस करते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, जर्मनी का जो गौरव, जो ग्लोरी था, जो इसका ग्लोरियस पास्ट था जो खत्म हो गया है, उसे वापस लाएंगे। तो तरह तरह के जो प्रॉमिस करते थे, अच्छे अच्छे प्रॉमिस करते थे लोगों से, तो लोग इनकी बातों में आ गए थे और इनको सपोर्ट करने लगे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि अब हिटलर ने क्या किया था। हम बताए थे कि हम बताएंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। तो 1932 में जो इलेक्शन होता है तो वो सारा कुछ डेमोक्रेटिक रूप से होता है। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि जब सब कुछ डेमोक्रेटिक रूप से हो रहा है, हिटलर डिक्टेटर कैसे हो गया? डिक्टेटर वाला तो कोई बात था नहीं। तो डिक्टेटर की कहानी, हिटलर कैसे डिक्टेटर बनता है, वो आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने चांसलरशिप ऑफर किया हिटलर को। अब ये समझना है कि चांसलर क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति नोमिनल हेड होते हैं देश का, हर काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन मेन जो काम करने वाले होते हैं, पॉलिटिकल हेड जो होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ठीक उसी तरह से जर्मनी में राष्ट्रपति तो होते ही होते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट के तरह हमारे यहाँ जो होते हैं लोग, जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, वो वहाँ जर्मनी में वो चांसलर कहे जाते हैं। तो चूंकि सबसे बड़ी पार्टी थी हिटलर की, नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, 37% वोट इसको आया था, तो इसी पार्टी के हेड को चांसलरशिप देना होता है। इसलिए राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद जो है ऑफर किया। और यहीं से हिटलर को जैसे ही चांसलरशिप का पोस्ट मिल गया, यहीं से उसने ये तय कर लिया कि अब सारा चीज हम अपने हिसाब से करेंगे। हिटलर स्टार्टेड डिसमेंटलिंग डेमोक्रेसी, डिस्ट्रक्शन करना डेमोक्रेसी का उसने शुरू कर दिया। जो पार्लियामेंट हाउस था जर्मनी का, राइखस्टाग, उस राइखस्टाग में एक मिस्टीरियस आग लगती है। जर्मन जो पार्लियामेंट थे वहां पे आग लग जाती है। और आग लगने से क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? आग लगने के पीछे कारण था जो बाद में पता चला कि ये आग कैसे लगी थी। कहा जाता है कि नाजी पार्टी के लोगों ने ही पार्लियामेंट में आग लगाई थी। आप भी सोच रहे होंगे कि पार्लियामेंट में जब पावर उसके हाथ में था, वो वहां के चांसलर बन गए थे, तो फिर पार्लियामेंट में आग क्यों लगाया? क्योंकि सारा चीज तो उसी के कंट्रोल में आ गया था, अब तो आग लगाने की जरूरत नहीं थी। हिटलर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने जानबूझ के आग लगवाई थी और आरोप उसने किस पर लगा दिया? विपक्षी पर, विपक्षी दलों पर उसने आरोप लगा दिया, इन्होंने आग लगवाई है, और फिर उसे पकड़ पकड़ के उस पर चार्ज लगा के उसे जेल में डालने लगे विपक्षी पार्टी। सबसे पहला काम था उसको विपक्षी को निपटाना, तो उसको करने में ये सफल हो गया। और अब जो है उसने क्या किया कि फायर डिक्री एक पास किया। आपको याद है डिक्री क्या होता है? डिक्री एक ऐसे ही पेपर में कोई रूल लिख देता है और वो रूल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 48 पढ़ाए थे, याद होगा आर्टिकल 48, जिसमें कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से रूल करे। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जब चल रहा था तो उस समय डिक्री और 48
आर्टिकल 48 का चर्चा किया था कि कई बार आर्टिकल 48 लागू हो चुके थे वाइमर रिपब्लिक में। तो एक फायर डिक्री पास हुआ 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1933, यानी कि एक महीना 30 जनवरी को ये को चांसलरशिप का ऑफर मिला और 28 फरवरी 1933 यानी कि एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था उसने ये सारा काम कर दिया, फायर डिक्री पास किया। और जितने भी नागरिक थे देश के, उसके जितने भी राइट्स थे, जैसे कि बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है, जनता को जितने भी अधिकार थे वो सारे अधिकार सस्पेंड कर दिए गए और बोले कि देश का भी कंडीशन खराब है, अभी कोई अधिकार वगैरह किसी के पास नहीं रहेगा, वो सब साइड में रख दीजिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, कुछ नहीं, ये सारा चीज खत्म। और उसके बाद ये आरोप लगाकर प्रोसिक्यूशन ऑफ पीपुल एट कंसंट्रेशन कैंप, ये लोगों को मारते थे, फांसी देते थे, सजा देते थे, उसको खत्म कर देते थे। और ये कंसंट्रेशन कैंप क्या था? एक डिमार्केटेड प्लेस था जहां पर कि बहुत सारे लोगों को अगर एक साथ मारना हो तो वो उसने बहुत सारे ऐसे कैंप बनवाए थे, गैस चैम्बर वगैरह के, बहुत तरह का, जैसे कि हजारों हजार लोगों को एक साथ करंट लगा देना या गैस चैम्बर में डाल देना, यानी कि बहुत सारा ऐसा जगह था जिसमें कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जा सके, तो उसको कंसंट्रेशन कैंप कहते थे। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे हम। और ये 1900 जो आग पार्लियामेंट में जो आग लगा था, इसमें इसके मेन जो टारगेट पर थे वो जर्मनी के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, ये इसी पर आरोप लगाए थे, कम्युनिस्ट पार्टी पर। और इस तरह से वो जितने भी विपक्षी थे, जो भी उसके खिलाफ बोलते थे, हिटलर के खिलाफ, उसे वो रास्ते से हटा देते थे, या तो जेल में डाल देते थे या मार देते थे। तो इस तरह से उनका यह रिप्रेशन का काम हिटलर का चल रहा था। और धीरे धीरे उसने पूरी तरह से डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। और सबसे लास्ट जो सबसे बड़ा काम किया उसने, डेमोक्रेसी का पूरा तरह से खत्म करने के लिए इम्बेलिंग एक्ट लाया 3 मार्च 1933 को। इम्बेलिंग एक्ट क्या होता है? इम्बेलिंग एक्ट है कि देश के सत्ता शासन को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया उसने और डिक्टेटरशिप जर्मनी में लागू कर दिया। डेमोक्रेसी खत्म, डेमोक्रेसी की दुकान बंद, अब डिक्टेटरशिप चलेगा जर्मनी में। हिटलर का स्लाइड लाइन पार्लियामेंट, बोला कि पार्लियामेंट का कोई जरूरत नहीं है, जब डिक्टेटरशिप हो गया तो पार्लियामेंट का कोई जरूरत नहीं है। एंड अब डिक्री के हिसाब से रूल चलेगा, यानी कि जो उसके मन में होगा वो रूल बना देगा और सब लोग उसको फॉलो करेंगे। जब पार्लियामेंट खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति का भी पद वैसे ही खत्म हो गया। अब पूरी तरह से तानाशाह बन गए हिटलर जर्मनी। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वाज बैंड, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था, कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता था, एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएटेड ही वहां पे रह सकते थे जर्मनी में, सिर्फ नाजी पार्टी ही रहता और कोई दूसरे लोग, दूसरी पार्टी नहीं होती। इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, जो स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इन सब पर हिटलर का कंट्रोल हो गया। स्टेट का कंट्रोल मतलब हिटलर का कंट्रोल। तो इस तरह से उसने सत्ता में आने के बाद किस तरह से उसने डेमोक्रेसी को खत्म किया और किस तरह से वो सारे क्रियाकलाप, सारे एक्टिविटी इस तरह से करते गए कि पार्लियामेंट को लगता था कि ये पार्लियामेंट के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा था वो सबको बाद में समझ में आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल है, आपके भी मन में होगा कि जब हिटलर इतना सब कुछ कर रहा था, जनता के पास कोई अधिकार नहीं थी, जनता परेशान हो रही थी कि उसके पास अब कोई राइट नहीं है, तो क्या वो चुप थी या वो खुश थे? जनता, पब्लिक खुश थी वहाँ की कि उसे कोई तकलीफ था? क्या जनता आवाज नहीं उठाई? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो इसी वीडियो के, मतलब इसी टॉपिक के सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट,
स्टूडेंट, आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। ये लास्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, 1-2 वीडियोस में और बनेगा, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि ये आधा हो गया था, आधा से ज़्यादा हो गया था, तो सोचे कि इसको ख़त्म ही कर दें। ठीक है, इसके बाद पढ़ाई नहीं होगी, चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, और जो 1-2 टॉपिक और बचा है उसको हम बता देते हैं, और फिर तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम किस तरह से होना है ये बता दिए हैं। सब लोग एग्ज़ाम को अच्छे से ईमानदारी से दीजिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिए। देखिए, ज्ञान होना जैसे कि किस बुक से देख के लिख लेना वो अलग बात है, लेकिन आप अपने आप में भी मूल्यांकन करना कि आप कितना जानते हो, कितना ऑनलाइन क्लास से आपको कितना फ़ायदा हो सका है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।